नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राज और आप सभी को इनक्रेडिबल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक की ओर। बच्चों का बहुत सारा सेंट थे, तो बोल रहे थे बच्चे कि सर कहाँ हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं आजकल। तो मैं अब आ चुका हूँ, प्रॉपर अब क्लास चलेगी हर एक समय के अनुसार। ठीक है, अब तो स्कूल भी बंद होने वाला है, तो चलिए बातें नहीं करेंगे, हम लोग टाइम टेबल के अनुसार अब क्लास को कवर करेंगे। जितना सिलेबस छूटा हुआ है उसको कवर करना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़्यादा बड़ा नहीं है और आप लोग बस थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है आपका ax² + bx + c = 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला। इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आते हैं आपको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा? ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो ए होता है ना, वो x² का क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। b जो होता है वो x का क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। ये c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो उसके बाद से देखिए क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इस चैप्टर से शुरुआत कैसे होता है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आता है कि कोई भी इक्वेशन दे देगा और आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, पहला टॉपिक तो यही है। तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक और कोई भी इक्वेशन दिया है, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जानिए अगर कैसे पता करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सपोज दैट ये इक्वेशन दे देता है, मान के चलो ये x² + 4 दे दिया है ना, इधर दे दिया है 2x + 1 दे दिया है, और इसको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको सॉल्व कर अगर सॉल्व करने के बाद अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। मान के चलिए x² है + 4, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x + 1। ठीक है, इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा? x² - 2x + 4 - 1 = 0। तो x² - 2x + 3 = 0। देखिए इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं? x², अगर x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं? x² - 2x + 3 इस वाले इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इक्वेशन ये दिया हुआ है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान के चलिए x है, ये x + 1 है, = दे दिया है 2x + 4 दे दिया है, ऐसे दे दिया है। तो इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? x² + x = 2x + 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² - x - 4 = 0। तो ये भी क्या है? एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वेश्चन में देता है कि अगर चेक करिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो हम लोग ऐसे जनरली अगर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को और देखेंगे कि इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। इस फॉर्म में आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अन्यथा नहीं है। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं। अगर मान के चलिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि फैक्टराइजेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, हमेशा याद रखिए। कोई इक्वेशन दिया है, सपोज दैट x² + 5x है ना + 4 = 0। ठीक है, ऐसे दिया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और सॉल्व करने के लिए बोला है कि चलिए सॉल्व करिए कि इसके रूट कितने होंगे। हमेशा याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमेशा 2 होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री जो होता है हमेशा 2 होता है, इस वजह से उसके रूट भी 2 ही आते हैं। तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे क्या हो गया, 4 × 1 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो 4 को अब ऐसा फैक्टर करेंगे कि 4 को प्लस माइनस करने पे हमको 5 आना चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे, इसको कर देंगे 4 × 1। अब देखिए 1 और 4 को प्लस करेंगे तो 5x आना चाहिए, आ रहा है। तो हम लोग 4 और 1 को लेंगे, ठीक है। अब सपोज इसको लिखेंगे कैसे, x² + 4x + 1 मतलब 1x जो भी हो, अब +4 = 0। यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है, x कॉमन होगा, x + 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 कॉमन होगा, x + 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x + 4 और यहाँ पे x + 1, यही दो ठो रूट होते हैं। x + 4 = 0, यहाँ x + 1 = 0, तो x = -1, यहाँ x = -4, है ना। ये हो गया। तो ये देखिए x के दो टर्म आ रहे हैं ना, x के दो वैल्यू आ रहे हैं ना, तो यही रूट होते हैं, है ना। इसलिए बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं, 2 ही रूट आते हैं, हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो हमेशा फैक्टराइजेशन आपको पता है ना कैसे किया जाता है, कि हमेशा जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज में उसको करने के बाद देखते हैं कि प्लस माइनस करने पे ये बीच वाला जो नंबर है वो आ रहा है कि नहीं, तभी जाकर वो सही माना जाता है, नहीं तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग सॉल्व कर, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, 8 में पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि बस आप लोग को तो पता है, रिव्यू कर दे रहा हूँ कि देखिए ऐसे होता है, ठीक है। ये होता है रूट। अब देखिए कभी कभार क्वेश्चन में होता है क्या है कि अगर मान के चलिए अगर ये 9 हो गया, सपोज दैट 9, कभी कभार होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं होता है। फैक्टराइजेशन जब नहीं होता है तो उस केस में एक सीधाचार फार्मूला होता है x निकालने का, है ना। सीधाचार फार्मूला, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं होता है उस केस में हम लोग इसको निकालते हैं, क्या, सीधाचार फार्मूले से उसको रूट निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं। कब निकालते हैं, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं आता है, मतलब फैक्टर करते हैं ना, इसका 9 का फैक्टर करेंगे तो प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो जब नहीं आता है उस केस में हम लोग इसका फार्मूला यूज करते हैं, सीधाचार फार्मूला, ठीक है। यहीं से अगर देखिए, अब ये सीधाचार फार्मूला हो गया, याद रखिएगा, x = -b ± √b² - 4ac, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जो x² के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, और x के साथ जो नंबर होता है वो b होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, है ना। इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इससे अगर नहीं पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है d, है ना। d मतलब कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हम लोग समझेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, ये b² - 4ac होता है, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, है ना। वैल्यू का मतलब कि हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है उसके नेचर ऑफ रूट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसके माध्यम से, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो नेचर है वो कैसा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होता है। बेसिकली हम लोग 3 चीज़ों पर उसको मानते हैं, 3 चीज़ होते हैं। जैसे अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसका नेचर निकालना है कि इसका नेचर कैसा है, इक्वेशन का नेचर कैसा है, तो नेचर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, है ना। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, कब होता है, याद रखिएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होता है, इफ b² - 4ac जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, तब जो रूट का जो नेचर होता है, जो इक्वेशन का नेचर होता है वो हमेशा याद रखिएगा डिस्टिंक्ट और रियल रूट होता है। हमेशा जो b² - 4ac का वैल्यू जो आएगा 0 से बड़ा आएगा, जब 0 से बड़ा आएगा तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, ठीक है, याद है ना, याद रखिएगा। दूसरा है 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट। 2 इक्वल रियल रूट क्या होता है कि जब b² - 4ac = 0 आता है, जब b² - 4ac का वैल्यू 0 रहेगा तो हम लोग बोलेंगे 2 इक्वल रियल रूट है, ठीक है। थर्ड वन होता है कि नो रियल रूट, नो रियल रूट
उसका क्या वैल्यू होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होता है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल होता है तो इक्वल रियल रूट, और नो रियल रूट होता है तब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। तो उस केस में ये नेचर हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। जनरली हम अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होता है उसको मान लेंगे, ए का वैल्यू 1 है, यहाँ एक्स के साथ जो नंबर होता है वो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे। अब इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ बी स्क्वायर का, अच्छा चलिए इक्वेशन के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। सपोज डेट ये वैल्यू है, सपोज यही वैल्यू को ले लीजिए। अगर इसका नेचर ऑफ रूट निकालना है कि कितना होगा, तब चलिए मानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू देखिए कितना रहा है। बी का वैल्यू कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4, ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 9, तो इसका हो जाएगा 25 माइनस 36, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, है ना। कितना होगा -11। तो -11 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि इक्वल है। हमेशा याद रखें 0 से छोटा है, तो जब छोटा रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नो रियल रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो रियल रूट बोलते हैं। तो आप लोग इसी तरह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो आप लोगों को ये बहुत मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, अब बहुत इजी है। आप लोग पहले क्लास में पढ़े होंगे, पीछे वाले क्लास में, तो ये सब चीज़ें हैं। आपका ये चैप्टर है क्लास 10th में, तो आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग लगाइएगा, और उसके बाद से जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में डालिएगा और पूछिएगा कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से हम दोबारा कोशिश करा देंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ाया उसको अच्छे से आप लोग जाइए और पढ़िए, और जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है लगाकर जो भी डाउट होता है बताइएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जो भी मेरा वीडियो देखा मतलब अच्छा लगा तो आप लोग फिर प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे और आपके बीच में अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।